In the series of competency-based questions, this is the second lesson, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, which is crucially important because there are so many messages based on theme of moral-based message and factual too. तो फैक्चुअल के साथ साथ मोरल बेस्ड लेसन भी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइफ में वो क्या क्या चाहते थे। एज अ बॉय वो क्या चाहते थे, तो ही वांटेड टू रन इन द फील्ड, यानी ये फ्रीडम चाहिए था कि फील्ड में रन करने की, एंड स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रिवर विच वॉज फ्लोइंग इन हिज विलेज, एंड रोस्ट मिलीज। ये सारी चीज़ को आज़ादी चाहिए एज अ बॉय। तो आप इजीली याद कर सकते हैं कि एज अ बॉय एक बच्चे को क्या चाहिए होता है, खेलने की आज़ादी है। तो खेलते कहाँ पे, फील्ड में होते, नदी में है तो तैरने की आज़ादी चाहिए, फिर जो चाहिए वो भून के खाने की आज़ादी। तो अब एज अ बॉय ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होता। और उसके बाद में एज ए स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट होगा तो उसे फ्रीडम चाहिए क्या, जहाँ पे चाहे वो जो चाहे वो पढ़ सके, जो उसे अच्छा लगे वो पढ़ सके, तो रीडिंग व्हाट ही प्लीज। और इसके साथ साथ इनको पसंद था कि स्टेइंग आउट लेट नाइट, यानी रात में घूमने की आज़ादी, और जो चाहते हो जो उनको पसंद हो वो पढ़ने की आज़ादी। बट ये ट्रांजिटरी फ्रीडम था, इनका टेम्परेरी फ्रीडम था, कोई परमानेंट फ्रीडम नहीं था, बस ये चाहिए था। लेकिन जब वो यंग बॉय मैन बनते हैं, अब बॉय से वो अडल्टहुड में आते पूरी तरीके से यंग मैन बनते हैं, तो वो रियलाइज़ करते हैं कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी। तो यहाँ पर वो चाहिए होता जो चीज़ हर इंसान को चाहिए होता, ऑनरेबल फ्रीडम, यानी बेसिक फाउंडेशनल फ्रीडम चाहिए था, अर्निंग अ लिविंग, और उसके बाद मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। तो सिंपली बहुत इजीली याद कर सकते हैं आप। बॉय के लिए देखिए कुछ सीरियस चीज़ें हैं नहीं, खेलने की आज़ादी है, तैरने की आज़ादी है, और खाने की आज़ादी। स्टूडेंट होते तो स्टूडेंट पढ़ता है तो पढ़ने की आज़ादी चाहिए, सब लोग पढ़ते पढ़ते लेट हो गया तो रात में लेट ठहरने की आज़ादी। ये ट्रांजिटरी फ्रीडम थी। अब कुछ बेसिक फ्रीडम थी, ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए था। अब आप मैन हो चुके हैं तो आप अर्निंग करेंगे, अर्निंग करेंगे तो अर्निंग के बाद फिर क्या होगी, शादी होगी, और शादी होगी तो आपकी फैमिली होगी। तो जब वो यंग मैन बने तो ये इनको तीन बेसिक फ्रीडम चाहिए था, टू अर्न लिवलीहुड एंड मैरी एंड हैव फैमिली। तो ये सारी चीज़ें इनको चाहिए होता जब वो यंग मैन बनते हैं। लेकिन जब वो यंग मैन बनते हैं तो देखते हैं क्या इनके पास वो बेसिक फ्रीडम है ही नहीं है। तो इसीलिए वो एज अ लीडर वो डिमांड करते हैं और ज्वाइन भी करते हैं, यहीं पर ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे वो डिमांड करते हैं कलेक्टिव फ्रीडम, यानी फ्रीडम फॉर एवरीवन हु वर लुकिंग लाइक हिम। जो भी ब्लैक स्किन पीपल थे उनके लिए फ्रीडम का डिमांड करने का जो जज्बा आया था, जो जोश आया था, पैशन आया था, व्हेन ही रियलाइज दैट आई एम नॉट फ्री। पहले क्योंकि वो इल्यूज़न था, जो यंग स्टूडेंट रहते हैं, बॉय रहते हैं, इल्यूज़न होता है कि वो फ्री हैं। लेकिन जब यंग मैन बनते हैं, जो एक फैमिली रखने की आज़ादी नहीं मिलती है, लिवलीहुड कमाने की आज़ादी नहीं मिलती है, शादी करने की आज़ादी जब नहीं मिलती है, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि यानी बेसिक फ्रीडम मेरे पास भी नहीं है। दैट वॉज आई वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज फ्रीडम और लिबर्टी, इट वॉज ओनली इल्यूजन। एट दैट मोमेंट ही रियलाइज समथिंग एल्स एंड ही स्टार्टेड टू फाइट फॉर एवरी वन हु वर लुकिंग लाइक हिम। उस मोमेंट वो चेंज हो जाता है, उनका जो पर्सपेक्टिव होता है कि मैं मुझे आज़ादी, अभी तक उनकी फैमिली सब कुछ रही था, फैमिली सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी उनकी। तो उसके बाद में प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और वो प्रायोरिटी चेंज होती है अपने जैसे लोगों के लिए, सबके लिए फ़ाइट करना। और उसी मोमेंट पर वो ANC ज्वाइन करते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और फिर वहाँ से कंपेयर करने देते हैं। और यहीं पे होता है कि वो एक ऐसे हस्बैंड होते हैं, एक फैमिली लेवल पर्सन होने के बजाय फिर अ पर्सन विदाउट फैमिली हो जाते हैं। यहीं पे एक लॉ अबॉइडिंग अटॉर्नी रहते हैं, वहीं रूल को मानने वाले होते बाद एक रेवोल्यूशनरी एक लीडर बन जाते हैं जो उसके अगेंस्ट चलते हैं। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन यहीं आती है, जो यंग से लीडर वो बनते हैं, तभी ये यहाँ पे ज्वाइन भी करते हैं। मोरल लेसन्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे मोरल लेसन्स हैं। तो करेज इज द ट्रायम्फ ऑफ फियर। तो करेज की डेफिनेशन बताई गई है, क्योंकि अगर फियर नहीं है तो हर कोई कर्जियस है, फिर कहाँ करेज की कोई डेफिनेशन रह जाएगी। हर कोई करेज होगा, जहाँ पे डर ही ना हो वहाँ तो हर कोई कर्जियस है। लेकिन अगर फियर है और फियर पर आप ट्रायम्फ पा लेते हैं, जीत जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फियर है कि ट्रू ब्रेवरी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द स्ट्रेंथ टू कंकर इट। तो जो सच्ची ब्रेवरी होती है, सच्ची बहादुरी होती है, ये नहीं है कि वहाँ पर आपको डर ना हो, बल्कि क्या होती है वो पावर है ना कि इसको जीत जाना, जीत को हासिल कर लेना, यानी कि डर पे विजय पा लेना। लव इज़ मोर नेचुरल दैन हेट। इसीलिए कहते हैं पीपल मस्ट टॉट हाउ टू हेट। ये पहले सिखाना जानी चाहिए कि नफ़रत कैसे करते हैं, क्योंकि नफ़रत करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, काफ़ी यानी एफर्ट लगता है इसको सीखने में, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लव इज़ मोर नेचुरल than hate because of what, कि no one is born hating। if people can learn to hate, अगर लोग ये सीख सकते हैं कि how to hate, कैसे हम नफ़रत करें, they can be taught to love as because love comes more naturally to human heart। तो ये रियलिटी है, क्योंकि जो हम नफ़रत करते हैं तो उसके लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है उसको सीखना। लेकिन अगर नफ़रत करना सीख सकते हैं तो लव क्यों नहीं, बिकॉज लव कम्स टू द हार्ट मोर नेचुरली दैन
हेट ईजिली आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं द इंडिविजुअलिटी ऑफ फ्रीडम, यानी क्या था, फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल राइट, हर किसी का राइट है, हर किसी को फ्रीडम के साथ जीने का राइट है। तो फ्रीडम इज़ यूनिवर्सल, द चेंज ऑन वन पर्सन आर चेंज ऑन ऑल। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे जैसा दिखने वाला एक इंसान, बहुत सारे लोग हैं, वो सब फ्री हैं, जितने लोग हैं ये सब फ्री हैं, लेकिन हम जैसा कोई इंसान एक अगर कैद है तो समझ लो ये सब की फ्रीडम भी ख़त्म है, कोई फ्री नहीं है। मतलब एक अगर गुलाम है, एक आज़ाद नहीं है, तो कोई आज़ाद नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ क्या है, एक चेन से, एक लिंक से कनेक्टेड है। तो इसमें से कोई भी एक चेन अगर ब्रेक हो गई तो सारी चीज़ बेकार हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं फ्रीडम इज़ यूनिवर्सल, द चेन्स ऑन वन पर्सन आर चेन्स ऑन ऑल। टू बी ट्रूली फ्री वन मस्ट ऑल्सो लिबरेट द ऑपरेसर फ्रॉम देयर ओन हेट्रेड। और इतना ही नहीं कहते, ऑपरेस एंड ऑपरेसर बोथ आर अलाइक। ये भी बात करते हैं कि ऑपरेसर जो है, जो अत्याचार करता है, एट्रोसिटीज़ करता है, और जिस पे करता है उसको तो फ्रीडम की ज़रूरत है, लेकिन जो करता है उसको भी ज़रूरत है, क्योंकि ये भी प्रिजनर है। लेकिन प्रिजनर किस चीज़ का है? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, प्रिजनर ऑफ प्रेजुडिस है, प्रिजनर ऑफ नैरो माइंडेड्स है। तो नैरो माइंडेडनेस है, छोटी सोच का गुलाम है, या छोटी सोच का कैदी है, नफ़रत का कैदी है, या किसी के बारे में पहले से डिफाइन कर लेना ये इंसान बुरा है। जैसे हम प्रेजुडिस कहते हैं, किसी के बारे में पहले एक नैरो सेट कर लेना, एक तरीके से माइंड सेट कर लेना कि इंसान अच्छा नहीं है। तो ये तीन चीज़ का वो भी जो ऑपरेसर होता है वो भी एक तरीके से का बिहाइंड द बार्स है। तो वो भी क्या है, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है, ऐसी सोच से आज़ादी की ज़रूरत है जो उसके हेट्रेड है, प्रेजुडिस है और नैरो माइंडेडनेस है। तो इन सब से उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं ऑपरेस एंड ऑपरेसर बोथ आर अलाइक, बोथ आर नीडेड फ्रीडम, दोनों की आज़ादी की ज़रूरत है। अगर हम सिम्बोलिज्म की बात करें, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स यूज करके हैं या जो चीज़ों की बात हुई, किसी चीज़ की बात हुई, तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पहला वाला है द रेनबो गैदरिंग। अब रेनबो ही क्यों यूज किया और कोई और चीज़ क्यों नहीं यूज किया? तो बिकॉज इट्स सो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड फ्रॉम डिफरेंट रेसेस। तो ये रेनबो इसीलिए यूज करते हैं कि डिफरेंट कलर होते हैं इसमें। तो इस गैदरिंग तो पता है कि इकट्ठा होते हैं, तो रिप्रेजेंट द डाइवर्स नेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रेसेस कमिंग टुगेदर इन यूनिटी आफ्टर ईयर्स ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन। तो जो इतना डिवीज़न था, इतना जो बटे हुए थे, इतने लंबे गैप के बाद में हर तरीके के लोग आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के लोग आ रहे थे। तो डाइवर्स एक तरीके बैकग्राउंड के लोग इकट्ठा हो रहे थे, इसीलिए इसे कहा कि रेनबो गैदरिंग, जो अपार्थाइड सिस्टम के एंड होने पर इकट्ठा हो रहे थे। टू नेशनल एंथम्स यहाँ पे थे, सिम्बलाइजेस द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द ब्लैक्स। तो ब्लैक्स की बात करें, जो सिंगिंग क्या करते थे, ब्लैक क्या करते थे, एनकोसी सिकलेले, आई अफ्रीका। एंड जो वाइट की सिंगिंग थी, सिंगिंग डाइस्टेम। तो ये मार्क कर रहे थे एंड ऑफ ओल्ड रिजाइम। रिजाइम मीन सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, उसकी एंडिंग को दिखा रहे थे। तो ये रिकॉन्सिलेट हो रहे थे, यानी दोबारा से जो फ्रेंडली रिलेशन था उसको रीस्टैब्लिश कर रहे थे आफ्टर सिंगिंग बोथ ऑफ द एंथम्स। क्योंकि इससे पहले जो था एनकोसी सिकलेले, जो इनके लिए था, ये सिर्फ ब्लैक गाते थे, रिवोल्यूशनरी सॉन्ग बन गया था। अपार्थाइड वाले जो थे सिस्टम थे, वाइट सुपरमेसी थी, वो सिर्फ क्या गाते थे, डाइस्टेम, उनके लिए सिंबल था। लेकिन ये जो अपोज कर रहे थे, रेबेलियन माने जाते थे, इनके लिए था एनकोसी सिकलेले, आई अफ्रीका। लेकिन जब ख़त्म हो गया अपार्थाइड सिस्टम, तो उसके बाद ये दोनों सॉन्ग आए गए, जबकि किसी को पूरी तरीके लिरिक अच्छी तरीके से आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग गा रहे थे। और ये हो रहा था कि कुछ ही टाइम में जल्दी सीख जाएंगे। अब अगर हम बात करें सैंडस्टोन एम्पी थिएटर की, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये पहले तो क्या था, सुपरमेसी का, सुप्रीम पावर का एक तरीके से सेंटर हुआ करता था। ये एपी सेंटर कह सकते हो कि जो अपार्थाइड सिस्टम का था। वंस द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी पहले हुआ करता था। अब 10 मई 1994 में क्या हुआ, इट नाउ सिम्बलाइजेज द बर्थ ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, नॉन रेशियल साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो अब पहले क्या था, यही हमारा था, अपार्थाइड सिस्टम का हेड था, सेंटर था। अब यही चीज़ ट्रांसफॉर्म होकर, चेंज होकर क्या सिम्बलाइज कर रहा है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका को डिनोट कर रहा है। मंडेला की अगर हम कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें तो बहुत लंबी है। शॉर्ट में अगर हम कहें तो इस कुछ पॉइंट पर हम डिस्कस कर सकते हैं। रेजिलियंट एंड पेशेंट। तो पेशेंस इनके अंदर बहुत था और रेजिलियंट थे। रेजिलियंट मतलब अ पर्सन हु डज नॉट गिव अप इवन फेसिंग डिफिकल्ट और चैलेंजिंग और टफेस्ट सिचुएशन इन हिज लाइफ या वंस लाइफ। even facing difficulty, if you are not going to change your dream, your aim, you are called resilient person। यानी आप बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो, फिर भी अपने एम को, अपने टारगेट को, अपने मकसद को ना बदलना ही क्या होता है, रेजिलियंट होता है। पेशेंसफुल इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 27 ईयर्स ही स्पेंट इन जेल, प्रिजन सेल
विदाउट लेटिंग हिज स्पिरिट यानी अपने एम्बिशन को डाउन हुए। तो रेजिलियंट और पेशेंसफुल थे बिकॉज क्या हुआ 27 ईयर्स तक कंटिन्यूसली जेल में रहना है, 27 ईयर्स तक जेल में रहना विदाउट लेटिंग हिज स्पिरिट एंड विजन ब्रेक। तो उनका जो विज़न था, जो इनका एम था, जो इनका सपना था, यही इनको क्या बनाता रेजिलियंट, मतलब कि उन्होंने गिव अप नहीं किया था, हार नहीं मानी थी। बहुत सारे एट्रोसिटीज़ हुए, बहुत टॉर्चर किए गए, बहुत परेशान किए गए, मल्टीपल टाइम जेल में रहना। और 27 ईयर्स अगर जेल में स्पेंड कोई करता तो हर किसी का ड्रीम चेंज हो जाता, लेकिन ये ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने एम को नहीं बदला, इसीलिए इनको रेजिलियंट कहते हैं। और पेशेंस था तभी 27 ईयर्स तक ये उसमें रह पाए। विजनरी लीडर यानी विजन के साथ, ऐसा कोई लीडर जिसका एक विजन होता है, जिसका ड्रीम होता है, एक टारगेट होता है, एक एम होता है कि हमें यहाँ पहुँचना है। तो वो क्या विज़न था इनका, क्या सपना था? तो ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी वेयर नेवर 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 अगेन वुड वन पर्सन ऑपरेस अनदर। एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना चाहते थे जहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी को पॉवर्टी को एलिमिनेट करके उसे बाहर निकाले। कोई ऐसा पर्सन ना हो जो किसी भी बैकग्राउंड के बेस पर किसी से कोई भेदभाव करे, कोई ऑपरेस करे या किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करे। वो ऐसा साउथ अफ्रीका बनाना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी बैकग्राउंड पे, कोई रेस के बेस पर या किसी कलर कॉम्बिनेशन बेस पर किसी भी तरीके से भेदभाव ना हो, और ना ही कोई एक ऑपरेसर कोई दूसरे ऑपरेस यानी ऑपरेस बनाए, यानी किसी पे अत्याचार करे, ना कोई ऑपरेसर बने। तो इनका विज़न ये था कि एक ऐसा कंट्री बनाना जहाँ पे नेवर नेवर अगेन वुड वन पर्सन ऑपरेस अनदर, एक लोग कोई दूसरे पर अत्याचार करे, ऐसा वो देश नहीं बनाना चाहते, ये एलिमिनेट करना चाहते थे। इसलिए कहते हैं विजन इनका था, एक सपना था। सेल्फलेस एंड सेक्रीफाइस, क्योंकि कुछ जो सेक्रीफाइस भी किए अपने लाइफ के, उनके साथ में जो कॉमरेड थे उन्होंने तो अपनी लाइफ ही दे दी। तो सेक्रीफाइस्ड हिज पर्सनल लाइफ, फैमिली एंड होम टू सर्व द कॉज ऑफ हिज पीपल्स फ्रीडम। अपनी फैमिली, क्योंकि ये क्या थे, पहले फैमिली को बहुत प्रायोरिटी दिया करते थे, कि फ्रीडम भी चाहते थे शुरुआत में फिर फैमिली के लिए, बट बाद में वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके होम लविंग पर्सन थे, बट वो भी घर भी छोड़ देते थे, विदाउट होम हो जाते हैं। तो सेक्रीफाइस इज पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और घर को छोड़ दिया, सिर्फ क्या, अपने लोगों के फ्रीडम के लिए। तो ये सेक्रीफाइस थे और सेल्फलेस थे, विदाउट ये नहीं था कोई इनका अपना पर्सनल बेनिफिट था इसलिए ऐसा कर रहे थे। फॉरगिविंग एंड कंपेशनेट, ये तो हुआ कि ये अपार्थाइड सिस्टम जब खत्म हुआ तो मर्सीफुल, उनका जो था मर्सीफुल नेचर, काइंड नेचर था वो भी दिखा, उन्हें फॉरगिव किया और मर्सी दिखाया उन लोगों पे दैट तो द पर्सन हु वर द वंस पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी अपार्थाइड सिस्टम के जो कभी पार्ट हुआ करते थे वही लोग इनको सैल्यूट करते हैं, शोड देयर लॉयल्टी टू ओबे ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ साउथ अफ्रीका विच वॉज फॉर्म 10 मई 1994। तो उसके बाद वो दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं, और उसमें मैक्सिमम लोग वही होते हैं जो जनरल पुलिस की बात करें, अगर हम कमांडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें वही होते हैं, लेकिन वो लोग कुछ सबको माफ़ कर देते हैं, वो रिवेंज नहीं लेते हैं किसी से भी। तो इंस्टेड ऑफ सीकिंग रिवेंज, बदला तलाशने के बजाय वो क्या करते हैं, अगेंस्ट हिज ऑपरेशंस, अपने ऑपरेसर जिन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया, टॉर्चर किया, अत्याचार किया, उनके खिलाफ बदला ना लेने के बजाय बल्कि क्या करते हैं, ही एडवोकेटेड फॉर पीस एंड रिकन्सिलेशन। उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया, पीस को सपोर्ट किया, रिकॉन्सिलेशन को सपोर्ट किया, यानी रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ द पर्सन्स। वो जितना पहले था फ्रेंडली नेचर के साथ रहने के लिए शुरुआत किया, उन सब लोगों को माफ़ कर दिया, किसी से कोई बदला लेने की कोई चीज़ नहीं बनाया। अगर हम थीम्स की बात करें तो फ्रीडम एंड इक्वालिटी की बात हुई है, थीम ये टॉपिक पे ज़्यादा इस लेसन में बात हुई है। द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जो पहले अपार्थाइड सिस्टम हुआ था, टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वहाँ से एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था जो रेस कर बेस था, जिसे अपार्थाइड सिस्टम कहते थे। तो अपार्थाइड से ये सीधा कहा जाए डेमोक्रेटिक कंट्री पे आ गया, डेमोक्रेसी सोसाइटी बिल्डअप हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, जहाँ पे इक्वलिटी की बात हो गई, फ्रीडम की बात हुई। ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं हर किसी की लाइफ में, ये वो कहते हैं, बट ये कहते हैं पीपल लाइक मी, यानी ब्लैक स्किन पीपल इन साउथ अफ्रीका। अगर बात ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट बोथ ऑफ द ऑब्लिगेशंस, जबकि हर किसी की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस? तो दो जिम्मेदारियां होती हैं, टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एवरी मैन हैज़ अ ड्यूटी टू हिज फैमिली एंड अ ड्यूटी टू हिज पीपल इन कंट्री। तो वन इज़ फॉर फैमिली और वन फॉर कम्युनिटी एंड कंट्री। तो दो ड्यूटी होती है, एक अपने परिवार के लिए करना और जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के लिए करना, यानी जो आपका कंट्री है उसके लिए करना, उसके साथ साथ अपने परिवार के लिए करना। तो ट्विन ऑब्लिगेशन था, वो कहते हैं हमारे जैसे लोग के लिए तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर, यानी क्या था, ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि दो जिम्मेदारियाँ हो जो कि पूरा करना नामुमकिन था। अंडर अपार्थाइड, यानी अपार्थाइड सिस्टम के टाइम में फुलफिलिंग बोथ हो, यह हट जाइए, वर होगा, बोथ वर इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक मैन।
ब्लैक मैन के लिए यानी ब्लैक स्किन पीपल के लिए जो रेशियल बेस्ड सिस्टम था, उसके अंडर दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना ये इम्पॉसिबल था। एवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम, कहाँ से फ्रीडम हुआ, एवोल्यूशन कहाँ से आई कि तो मंडेलाज रियलाइजेशन दैट हिज चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन। वो बचपन में जो चाहते थे ना, एक फ्रीडम चाहते थे, एज अ बॉय तो टेम्परेरी फ्रीडम चाहते थे, पढ़ने और रात में रहने की आज़ादी, तो इल्यूजन था उनका, ये भ्रम था एक तरीके से। वो ही वॉज फीलिंग लाइक इट वॉज ट्रू बट इट वॉज नॉट ट्रू। तो वो फील करते थे कि हाँ ये सही है, बट एक्चुअल में सही था नहीं। तो मंडेलाज रियलाइजेशन दैट हिज चाइल्डहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन एंड हिज जर्नी टुवर्ड्स सीकिंग ऑनरेबल फ्रीडम फॉर ऑल। वो फाइनली वो कलेक्टिव फ्रीडम डिमांड करते हैं, यानी फ्रीडम फॉर एल। जब उनको पता चलता है कि हमारे बचपन में जो मुझे लगता था कि इट इज़ लिबर्टी फॉर मी, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस थिंग्स, जब वो रियलाइज करते हैं कि इवन आई एम नॉट एबल टू गेट foundational or basic honorable freedom, at that moment he realized that if this is the condition of me, I'm going to fight for all of the person who are looking like me. ह्यूमैनिटी ऑफ द ऑपरेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमैनिटी ऑपरेसर के लिए भी बात उन्होंने किया है कि द बिलीव दैट द ऑपरेसर इज ऑल्सो अ प्रिजनर। जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, जो पाथ सिस्टम का पार्ट हुआ था, यानी वाइट स्किन पीपल पर्सन, वो भी क्या है, एक प्रिजनर है, कैदी है। क्यों? अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, प्रेजुडिस है एंड नैरो माइंडेडनेस है। तो तीन चीज़ों का है, हेट्रेड है, नैरो माइंडेडनेस है, प्रेजुडिस है एंड नीड्स। ही नीड्स मीन्स वॉट, ऑपरेशन नीड्स लिबरेशन जस्ट एज मच एज द ऑपरेस। जिस तरीके से जिस पे अत्याचार हो रहा है, जिसको गुलाम बनाया गया, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको आज़ादी की ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत प्रिजनर की है किसकी, जो ऑपरेसर है। और ऑपरेसर किसका, हेट्रेड है, प्रेजुडिस है और नैरो माइंडेड का। जो नैरो माइंडिंग पर्सन होते हैं, यानी नैरो माइंडेड पर्सन होते हैं, उनकी छोटी सोच वाले होते हैं, वो उसके पीछे हैं, उसके कैदी हैं, प्रेजुडिस के कैदी हैं और हेट्रेड के कैदी हैं। उनको भी आज़ादी की उतनी ज़रूरत है जितना कि एक ऑपरेस पर्सन की ज़रूरत है जिस पर अत्याचार हो रहा है। तो ये इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जो आपका सेकेंड लेसन है